स्टार्ट। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रभाव प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हों, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकता है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को एक अखंड सत्ता के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने एक सार्वभौम राजा के द्वारा शासित क्षेत्र कहा है। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिण को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी में तमिल देश को छोड़ पहुंची। 7वीं सदी में राजा ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोवेश एक जैसा रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं ने मन में भारत का भान एक अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है। भारत की इस एकता विदेशियों ने भी साकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत सिंधु से निकला है और कालक्रमेण यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ और इसके यूनानी प्राय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम के विदित हुआ। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए भी निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित रही। यह सिलसिला ईसा की 4ठी सदी मध्य आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। एक और ज्ञातव्य बात यह है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही भक्ति भाव से पढ़े जाते थे और काशी और तक्षशिला की
पंडित मंडलियों में इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में उन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनको सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। भारतीय इतिहास इसलिए भी अवलोकनीय है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो देश लोग बाहर से आए थे, वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाजों पर पूर्ववत चलते रहे। आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं को फिर से जगाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और भारत के उज्ज्वल अतीत पर मुग्ध हैं। यह कला कौशल के प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की चेतना से भिन्न बात है। वास्तव में वे जो बतलाना चाहते हैं वह है समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत ज़रूरी है। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्ति स्थापित की है, पर केवल अतीत की कीर्ति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज सामाजिक अन्याय से मुक्त नहीं था। निम्न वर्णों पर, विशेष शूद्रों और चंडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थी, वह आज के विचारों में बड़ा खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो संभवतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी ही। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इस सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ बही है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उससे हम भविष्य के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को सर चढ़ाए रखना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त हो रहा है। ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन, मध्य और उत्तर कला की बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में भी हमारी पीछा करती आई है। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक नीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची रहती है कि वे आसानी से इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा। जब तक लोग
समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। स्टॉप।